नमस्कार। अब तक के वीडियो लेक्चर्स के द्वारा आप कोशिका की सामान्य संरचना तथा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल से भली भांति परिचित हो चुके हैं। आज हम कोशिकांगों के बारे में, स्पेशली दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांगों के बारे में, उनकी संरचना तथा कार्यों का अध्ययन करेंगे। एनिमल सेल तथा प्लांट सेल में अनेक प्रकार के कोशिकांग उपस्थित रहते हैं। इनमें से दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांग न्यूक्लियस अथवा केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड होते हैं। न्यूक्लियस एनिमल सेल तथा प्लांट सेल दोनों में ही उपस्थित रहता है। सामान्यतः यह कोशिका का सबसे बड़ा, स्पष्ट व सबसे महत्वपूर्ण कोशिकांग है। रॉबर्ट ब्राउन द्वारा सर्वप्रथम केंद्रक की खोज की गई। केंद्रक न्यूक्लियर एनवलप, क्रोमेटिन तथा न्यूक्लियोलस नामक संरचनाओं से मिलकर बना हुआ है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला का अभाव होता है, अतः आनुवंशिक पदार्थ सीधा ही कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, जिसे प्रोकैरियोन या न्यूक्लियोइड कहा जाता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए या जेनेटिक मटेरियल केंद्रक कला के द्वारा सुरक्षित रहता है तथा केंद्रक में उपस्थित रहता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एनिमल सेल्स में केंद्रक लगभग कोशिका के मध्य में स्थित होता है, जबकि प्लांट सेल में सेंट्रल वैक्यूल की उपस्थिति के कारण यह सेंटर से थोड़ा सा खिसक जाता है और इसेंट्रिक कंडीशन में पाया जाता है। केंद्रक की संरचना को हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। सबसे बाहर की तरफ न्यूक्लियर एनवलप अथवा केंद्रकीय आवरण पाया जाता है। यह आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन दोनों से मिलकर बनी संरचना है। यह मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल को कोशिका द्रव्य से पृथक करती है। आप देख सकते हैं कि यह मेम्ब्रेन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, बल्कि बीच बीच में कहीं कहीं से डिसकॉन्टिन्यूअस है या कहीं कहीं पर छिद्र पाए जा रहे हैं, अवकाश पाए जा रहे हैं, जिन्हें कि न्यूक्लियर पोर्स के नाम से अथवा केंद्रकीय छिद्रों के नाम से जाना जाता है। केंद्रकीय छिद्र केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का एक्सचेंज बनाए रखते हैं तथा इसे नियंत्रित करते हैं। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर पाया जाने वाला द्रव्य कैरियोलिम्फ अथवा न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रक रस कहलाता है। यह एक ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड होता है, जिसमें कि क्रोमेटिन जालिका सस्पेंडेड रहती है। न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रोटीन्स, फास्फोरस तथा कुछ न्यूक्लिक एसिड्स पाए जाते हैं। अनेक प्रकार के एंजाइम्स जैसे कि डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइबोन्यूक्लियेज, एल्केनाइन फॉस्फेटेज इत्यादि भी न्यूक्लियोप्लाज्म में स्थित रहते हैं तथा न्यूक्लियोप्लाज्म के कारण ही यह एक्टिव रहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि इस केंद्रक द्रव्य में जालिकावत संरचना पाई जा रही है। इसे क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। यह डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन के मिलने से मिलकर बनी है। क्रोमेटिन नेटवर्क का कुछ भाग हल्का अभिरंजित होता है, इसे यूक्रोमेटिन कहा जाता है, जबकि कुछ भाग थोड़ा गहरा अभिरंजित होता है, जिसे कि हेट्रोक्रोमेटिन के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त न्यूक्लियस में एक संरचना न्यूक्लियोलस अथवा केंद्रिक भी स्थित रहती है। केंद्रिक की खोज फोंटाना नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई और केंद्रिक की स्थिति न्यूक्लियस में निश्चित होती है। सामान्यतः यह न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर पोर्शन में स्थित रहती है। केंद्रक में न्यूक्लियोलस की संख्या इसमें पाए जाने वाले क्रोमोसोम्स की सेट्स की संख्या पर निर्भर करती है।
प्रत्येक हैप्लॉइड सेट के लिए एक केंद्रिक पाई जाती है। अतः कायिक कोशिकाएं जो कि डिप्लॉइड होती हैं, इनमें 2 केंद्रिक उपस्थित रहती हैं तथा जनन कोशिकाएं जैसे कि स्पर्म्स तथा ओवम, जिनमें गुणसूत्रों का एक ही सेट उपस्थित रहता है, एक केंद्रिक पाई जाती है। न्यूक्लियोलस सामान्यतः राइबोसोम्स के जैव संश्लेषण या बायोसिंथेसिस से संबंधित है। केंद्रक कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग है जो कि कोशिका के द्वारा संपन्न होने वाली समस्त क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अतः इसे सामान्यतः ब्रेन ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई। दूसरा महत्वपूर्ण दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक सेल्स में उपस्थित रहता है। यह रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने धागे नुमा संरचनाओं के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। तथा बैंडा नामक वैज्ञानिक ने इन धागे नुमा संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया आरबीसीज या लाल रुधिर कोशिकाओं को छोड़कर सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यह अनुपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ सेल्स या कोशिकाओं के शक्ति ग्रह के नाम से भी जाने जाते हैं, क्योंकि यहीं पर एटीपी का संश्लेषण या एनर्जी करेंसी का उत्पादन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना को देखने पर हमें पता लगता है कि इसमें भी आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है। अतः यह भी दोहरी झिल्ली से कलाबद्ध कोशिकांग है। आउटर मेम्ब्रेन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक सतत या कॉन्टिन्यूअस लेयर के रूप में पाई जाती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन में अनेक प्रकार की फोल्डिंग्स, जिन्हें कि क्रिस्टी कहा जाता है, उपस्थित रहती हैं। ये क्रिस्टी आप देख पा रहे हैं। क्रिस्टी की संख्या तथा किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि कोशिका मेटाबॉलिकली कितनी एक्टिव है। मेटाबॉलिकली या उपापचयी रूप से सक्रिय कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्रिस्टी की संख्या अधिक पाई जाती है। क्रिस्टी फोल्डिंग के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया के सरफेस एरिया को बढ़ाने का भी कार्य करती है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मैट्रिक्स या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स उपस्थित रहता है। इसमें अनेक प्रोटीनेशियस मटेरियल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में डीएनए, राइबोसोम्स तथा आरएनए उपस्थित रहते हैं। डीएनए की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण लक्षण है, क्योंकि इसी के कारण आरएनए व राइबोसोम्स की मदद से माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेशन कर सकता है और अपने लिए आवश्यक कुछ प्रोटीन्स तथा मेम्ब्रेन मटेरियल का निर्माण भी कर सकता है। डीएनए की उपस्थिति के कारण ही माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनॉमस अथवा अर्ध स्वायत्तशासी ऑर्गेनेल का नाम भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल तथा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन से संबंधित एंजाइम्स भी उपस्थित रहते हैं। क्रिस्टी पर कुछ विशेष प्रकार के कण, जिन्हें कि F1 पार्टिकल्स कहा जाता है, ये उपस्थित रहते हैं। F1 पार्टिकल्स को ऑक्सीसोम्स अथवा एलिमेंट्री पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। इनमें एटीपीएस नामक एंजाइम उपस्थित रहता है। प्रारंभिक कण अथवा F1 पार्टिकल हेड, स्टॉक तथा बेस 3 भागों में विभक्त होते हैं। F1 अथवा ऑक्सीसोम्स के आधारीय भाग में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। अतः एटीपी सिंथेटेज भोजन के ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन में भाग लेता है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीडेशन
भोजन का ऑक्सीडेशन करने के पश्चात ऊर्जा उत्पन्न करता है और यह ऊर्जा एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है या प्रोड्यूस की जाती है। इसी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्तिगृह या पावर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड अथवा लवक। प्लास्टिड केवल प्लांट सेल्स में ही उपस्थित होते हैं। ये भी डबल मेम्ब्रेन से बाउंडेड रहते हैं। प्लास्टिड 3 प्रकार के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट तथा ल्यूकोप्लास्ट। इनमें क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लांट्स की पत्तियों में उपस्थित रहते हैं और मोस्ट कॉमन प्रकार के प्लास्टिड हैं। प्लास्टिड्स में भी 2 प्रकार की झिल्लियाँ उपस्थित रहती हैं, आउटर मेम्ब्रेन तथा इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ द्रव भरा रहता है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस पाया जाता है। इनर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ दानेदार पदार्थ तथा प्रोटीन का बना स्ट्रोमा उपस्थित रहता है। ये आप देख रहे हैं, अंदर की तरफ स्ट्रोमा उपस्थित है। इस स्ट्रोमा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बने हुए स्टार्च ग्रेन्स तथा कुछ ऑस्मोफिलिक ग्रैन्यूल्स तथा कुछ लिपिड ग्लोब्यूल्स भी उपस्थित रहते हैं। स्ट्रोमा में बहुत सी दोहरी कला से आबद्ध लैमेली प्रेजेंट रहती हैं, जो कि प्लास्टिड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक फैली रहती हैं। इन्हें ग्रैना कहा जाता है या ग्रैनम का नाम दिया जाता है। जब ये ग्रैना चपटे हो जाते हैं तो इन्हें थैलेकॉइड्स नाम दिया जाता है। ये ग्रैना एक के ऊपर एक व्यवस्थित रहते हैं और 2 ग्रैना को जोड़ने वाले लैमिना को इंटरग्रैना भी कहा जाता है। इस प्रकार क्लोरोप्लास्ट में स्ट्रोमा तथा ग्रैना पाए जाते हैं। क्लोरोफिल इन्हीं लैमेला के आंतरिक फलकों पर स्थित होता है। पर्णहरित या क्लोरोफिल के साथ ही कैरोटिनॉइड के अणु भी लिपिड परत में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल में भी कुछ मात्रा में डीएनए उपस्थित रहता है, जिसे कि क्लोरोप्लास्ट डीएनए के नाम से जाना जाता है। क्लोरोप्लास्ट डीएनए की उपस्थिति के कारण प्लास्टिड भी सेमी ऑटोनॉमस या अर्ध स्वायत्त शासी अंग के रूप में कार्य करते हैं और कुछ मात्रा में अपने लिए आवश्यक एंजाइम्स का तथा प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द प्लांट सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं हरित लवकों की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है तथा सोलर ऊर्जा को फूड एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जाता है और इस प्रकार यह रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है और यही ऊर्जा जीवों की जैविक ऊर्जा का स्रोत है। क्लोरोप्लास्ट में क्रेब्स साइकिल तथा वसा अम्लों के संश्लेषण के लिए आवश्यक एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। क्रोमोप्लास्ट, जो कि प्लास्टिड का दूसरा रूप है, इसमें विभिन्न पिगमेंट्स उपस्थित रहते हैं जो कि फूलों, फलों तथा विभिन्न अंगों को एक निश्चित रंग या कलर प्रदान करते हैं। ल्यूकोप्लास्ट खाद्य का संग्रह करते हैं और इसके अतिरिक्त स्टार्च, ऑयल तथा प्रोटीन का भी संग्रह करते हैं। इस प्रकार तीनों प्रकार के डबल मेम्ब्रेनस संरचनाएं अर्थात न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया तथा प्लास्टिड कोशिका का महत्वपूर्ण भाग बनाती हैं। अगले लेक्चर्स में हम बाकी के कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।